Kira, please mute your audio. ओके, ये अलाइनमेंट वेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक, आई थिंक दिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये वाली रोटेशन मैट्रिक्स हमें कैसे आई थी, फर्स्ट एंड सेकंड रोटेशन मैट्रिसेस जिनका ऑपरेशन करके हम लोगों ने अलाइनमेंट वेक्टर कैलकुलेट किया था. ओके, अलाइनमेंट वेक्टर और इनवर्स अलाइनमेंट वेक्टर वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ गई. ये 5 ऑपरेशंस मिला के आपकी एक कंपोजिट मैट्रिक्स बना रहे हैं, दिस आर थीटा कॉमा एल, विच इज डिनोटिंग कि ये रोटेशन की मैट्रिक्स है. किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री से रोटेट करते हो अबाउट अ लाइन एल, तो यू विल अप्लाई दिस सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस. इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ईच ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, आप क्या करोगे, सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन करोगे which will be represented by this r theta l. और फिर इस r theta l को आप मल्टीप्लाई करोगे with your original points p to get your transformed points p dash. Alright, so will be m जो आपकी मैट्रिक्स है, this will be r theta l. ठीक है, फर्स्ट जैसे इस एग्जांपल में आपको ए बी सी डी 4 पॉइंट्स गिवन थे किसी भी ऑब्जेक्ट के. ठीक है, और आपको उस लाइन के लिए आपको एक डायरेक्शन वेक्टर दिया v, और एक लाइन पे पॉइंट बता दिया जो ये सी पॉइंट था उस ऑब्जेक्ट का. ठीक है, ये वाला सी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है 0,1,0. ठीक, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन, दिस विल बी एबल टू कैलकुलेट ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस से. इनवर्स ट्रांसलेशन भी साइन रिवर्स कर दोगे. आर थीटा कॉमा के, स्टैंडर्ड जो लाइन को मैं अलाइन कर रही हूँ, स्टैंडर्ड एक्सेस मैंने कौन सा लिया है, जेड वाला, तो जेड एक्सेस से मैंने वेक्टर वी अलाइन कराया है. तो एक्चुअल रोटेशन वुड बी परफॉर्म्ड अबाउट दिस एक्सेस, जेड एक्सेस. तो इसलिए के वाली जो कोऑर्डिनेट वेक्टर जेड एक्सेस का है, तो थीटा डिग्री से जो मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रही हूँ वो जेड एक्सेस के अबाउट कराऊंगी. बचे ये दो अलाइनमेंट वेक्टर ए बी और ए बी इनवर्स, तो ये मेरे आएंगे, यहाँ मैंने कैलकुलेट किया था ए वी और ए वी इनवर्स के लिए, सी लैम्डा अपॉन मॉड वी. लैम्डा आपका क्या था, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. मॉड ऑफ वी आपको पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ए वी की मैट्रिक्स ये रही, ए इनवर्स की ये रही. ठीक है, दोनों मैट्रिसेस में वैल्यू पुट करो. पांचों मैट्रिक्स देखो आपने ऑब्टेन कर ली. ठीक है, पांचों की पांचों मैट्रिसेस आ जाए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, सिंगल मैट्रिक्स आर थीटा कॉमा एल आ गई है. और ओरिजिनल पॉइंट्स जो आपके ए बी सी डी थे, इनको कॉलम फॉर्म में पुट करो, इनके तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और लास्ट वाली रो में 1, होमोजीनियस फॉर्म क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को, सी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करा दो इस वाली फाइनल मैट्रिक्स जो आपकी कंपोजिट वाली आई थी, तो यू विल गेट योर ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स पी डैश. ठीक है, कैलकुलेट कराने के बाद दिस इज यू कैन सी आर थीटा कॉमा एल डॉट सी, दिस इज द रिजल्ट व्हिच यू गॉट. तो ए के ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स ये रहे एक्स वाई जेड, बी के ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स ये रहे, सी के ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स ये रहे, एंड डी के ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स ये रहे. ठीक है, अगेन आपका सी पॉइंट कॉलम है थर्ड वाला 0,1,0. ठीक है, सिंस द रोटेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड अबाउट दिस लाइन एल, तो ये जो आपका सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट यहीं पे रहा है. इसके अबाउट जो बाकी जो पॉइंट्स थे वो रोटेट होके उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. ठीक, ये आपके पास ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश की वैल्यू आ गई है. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको सिर्फ अलाइनमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, अलाइनमेंट वेक्टर की मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली आप बस सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, ये वाली मैट्रिक्स को यूज करके इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर दे देना. यू डोंट हैव टू डिराइव और एनीथिंग अनलेस इट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि आपको डिराइव करना है कैसे, हाउ यू ऑब्टेन दिस मैट्रिक्स. ठीक है, अगर नहीं पूछा गया है, सीधा पॉइंट्स निकालने को बोला गया है या सीधा मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, तो आप सीधा लैम्डा और मॉड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पुट करो, एबीसी की वैल्यूज. ठीक, और अगर आपको नए पॉइंट्स निकालने के लिए बोला गया तो आपको 5 की 5 मैट्रिसेस जो है इनमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे.
Okay. Sorry, I did not resume sharing. Uh, Let me repeat this. Sorry, this alignment vector की मैट्रिक्स है. हाँ बच्चा, it should be visible now. See if you're able to see the screen. I actually paused screen sharing before starting this meeting. Now are you able to see the screen? You have the option to unmute yourself, so you can speak. Then you can mute yourselves again. Okay, thank you. यस, अलाइनमेंट वेक्टर था. सिर्फ और सिर्फ अगर क्वेश्चन आता है कि आपको अलाइनमेंट वेक्टर की मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, तो ये वाली जो ब्लू में मैट्रिक्स इंडिकेट कर रखी है, सिर्फ इसमें आप लैम्डा और मॉड ऑफ वी की वैल्यूज पुट कर दोगे. ठीक है, और कुछ काम नहीं करना. लैम्डा और वी की मॉड ऑफ वी की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको एबीसी की वैल्यूज चाहिए बस. ठीक है, एबीसी की वैल्यूज जो डायरेक्शन वेक्टर आपको गिवन होगा, बी के कुछ कंपोनेंट्स होंगे ए डॉट आई प्लस बी डॉट जे प्लस सी डॉट के, उसमें से बस आपको ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, लैम्डा की वैल्यूज निकल जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मॉड ऑफ बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स पूछी जाए, इसमें वैल्यूज इंसर्ट करो और ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करके आंसर में दे देना. बस कुछ नहीं करने से ज्यादा. अगर पूछता है कि ये डिराइव करके दिखाओ कहाँ से आई, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये डायग्राम बना के ये दोनों. ठीक है, कैसे हम लोगों ने वेक्टर वी को सबसे पहले हम एग्जैक्ट प्लेन में लेके आए यहाँ पे. ठीक है, थीटा वन कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक्स ये वाई जेड प्लेन का यूज किया था. ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल यूज किया था. उसके बाद वी वन से मैं लेके गई थी वी टू पे, जो मेरे जेड एक्सिस से अलाइन था. ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा. पहला रोटेशन मैट्रिक्स और दूसरा रोटेशन मैट्रिक्स, मेरा फर्स्ट रोटेशन और सेकंड रोटेशन के लिए ये रही आपकी सेकंड रोटेशन मैट्रिक्स. कैलकुलेट करके दिखाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको अलाइनमेंट वेक्टर की मैट्रिक्स मिल जाएगी. और अगर पूछा गया है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके पॉइंट्स गिवन होंगे, तो ये 5 मैट्रिसेस आप कैलकुलेट करोगे. ठीक है, पांचों के पांचों मैट्रिसेस में सीधा वैल्यूज पुट करो, कुछ कैलकुलेट नहीं करके दिखाना, कुछ डिराइव नहीं करना. जैसे ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स है और इनवर्स ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स है, एक ट्रांसलेट कैलकुलेट करो, सामने इनवर्स ट्रांसलेट कैलकुलेट करो. ट्रांसलेट इनवर्स ट्रांसलेशन की मैट्रिक्स. ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट पुट करके दिखाओ, ये नहीं दिखाओ कहाँ से आया, कहाँ से हम लोग को कौन सा पॉइंट लेना है, कुछ जरूरत नहीं है. ठीक है, अलाइनमेंट वेक्टर में सीधा लैम्डा और मॉड ऑफ की और एबीसी की वैल्यूज पुट करो. रोटेशन थीटा अबाउट के है, तो मतलब जेड एक्सिस वाला जो रोटेशन वाली मैट्रिक्स थी मेरी, उसमें आप cos थीटा, सपोज थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो उसमें cos 60 sin 60 की वैल्यूज कैलकुलेट करके आप पुट कर दोगे. जेड वाले में देखो, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल पे तीसरा वाला वन होगा आपका. ठीक है, और ये यहाँ पे आपके ये जो चार टर्म्स होंगे, cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा आ जाएंगे आपके पास. cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा. ठीक है, मैट्रिक्स आपको पता ही है. पांचों की पांचों आपके पास मैट्रिसेस आ गई, उनको सेम इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, एक सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन करो, ये आर थीटा एल. सिंगल मैट्रिक्स ऑब्टेन करके ओरिजिनल पॉइंट्स जो है आपके, इनको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके आपस में ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स कैलकुलेट कर लोगे. ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है आपका अलाइनमेंट वेक्टर का या ट्रांसफॉर्मेशन का. तो थ्री डी ट्रांसफॉर्मेशन में ये सब है. बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है तो सिंपली एक सिंगल रोटेशन हो गया या स्केलिंग हो गया या ट्रांसलेशन हो गया, तो सिंगल सिंगल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे. जहां आपके एक से ज्यादा ऑपरेशंस लगे, मत सोचो कहाँ से कैसे करना है, आप क्या करोगे, सिंपली सारे उन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आप उनकी मैट्रिसेस को एक के बाद एक, और उन मैट्रिसेस को आप क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो स्टार्ट विद 2D व्यू, सॉरी 3D व्यू. 3D व्यू में इम्पोर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट है.
अब 3D व्यूइंग पे आते हैं। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ 2D में जो हमने देखा था, जो 2D पाइपलाइन की अगर मैं बात करूँ, तो पाइपलाइन क्या थी, जो आपकी प्रोसेसेस हो रही हैं ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंटेशन से लेके, सबसे पहले हमने ये तो सीखा था ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस पर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए, व्यूइंग हम लोगों ने डिसाइड की कि कितना पार्ट ऑब्जेक्ट का या सीन का, वर्ल्ड के सीन का हमें रखना है, कितना रिजेक्ट करना है, तो फ्लिपिंग वगैरह हमने प्रोसीजर सब देखे थे। फाइनली डिसाइड कर लिया कि कितना पार्ट हमें इमेज का दिखाना था और कहाँ दिखाना था। ठीक है, वो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशंस में था आपके। ठीक, व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशंस में आपने बता दिया स्क्रीन पे कहाँ प्लेस करना है, वो व्यू पोर्ट बता रहा था। और उसके बाद आपने फाइनली लास्ट स्टेप में वर्क स्टेशन, अपने जो नॉर्मलाइज करने के बाद आपने वर्क स्टेशन पे ट्रांसफॉर्मेशंस किए थे, वो डिवाइसेस पे, एंड डिवाइसेस पे आपके, जो उस पे आप डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द होल प्रोसेस, राइट। अब 3D की अगर मैं बात करूं, ये जो 3D वाला प्रोसेस है आपका, दिस इज कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड या मोर कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपके पास एक एक्स्ट्रा एडेड डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स 2D से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक, इस पे जितना आप काम करोगे या जितने प्रोसेसेस आप अप्लाई करोगे या जितनी मैनिपुलेशंस करोगे, तो वो भी कॉम्प्लेक्सिटी एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा डायमेंशन हम लोगों ने कंसिडर की है, वो है ये जेड एक्सेस वाली। इस जेड एक्सिस के आने से हम लोग की क्या हुआ, जो कैलकुलेशंस थी वो बढ़ गई, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ गई। पर एक चीज याद रखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं उसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ 3D में, नो डाउट। ठीक है, अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा डायमेंशन है, बट जो मेरा एंड डिवाइस है, ठीक है, जहाँ मैं इसे डिस्प्ले करा रही हूँ, वो तो 2D है, वो स्क्रीन तो 2D है। तो मुझे कहीं ना कहीं इन 3D वैल्यूज को मुझे 2D में मैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझो, दिस इज एन ऑब्जेक्ट जो आपका 3D में डिफाइंड है। ठीक है, कोई भी एक क्यूब ले लो, एक क्यूब है आपके पास, या कुछ भी है, ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट में आपके पास एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। अब आपकी जो स्क्रीन है जिसपे आप डिस्प्ले करा रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ चुकी है क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिमेंशन भी है। जिस स्क्रीन पे अब आप डिस्प्ले करा रहे हो वो तो 2D है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ होलोग्राफिक डिस्प्लेस और व्हाटएवर। ठीक है, आपके पास अभी ट्रेडिशनल डिस्प्लेस की बात करेंगे, जैसे आपकी नॉर्मल स्क्रीन है, लैपटॉप की, फोन्स की, आपका टीवी है, आपके टैब्स हो गए, ठीक है, या आपके जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन आप देख रहे होंगे, ऐसे जो डिवाइसेस हैं, अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ 2D आपकी स्क्रीन है। ठीक है, इन डिवाइसेस आर 2D, 2 डायमेंशनल, बट आपका ऑब्जेक्ट क्या था, 3D का था। तो मुझे कोई ना कोई एक तरीका चाहिए जिससे मैं इन 3 कोऑर्डिनेट्स जो मेरे पास गिवन है एक पॉइंट के लिए, या 3 डायमेंशन को मैं 2 डायमेंशन में मैप कर सकूं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जो इन 3D कोऑर्डिनेट्स को 2D में कन्वर्ट करती है, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ये पॉइंट्स आर प्रोजेक्टेड ऑन अ व्यू प्लेन। अभी जितने टर्म्स हैं व्यू प्लेन वगैरह विल डिस्कस, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि एक्स्ट्रा डिमेंशन के आने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो एंड डिवाइसेस हैं वो 2D डिस्प्लेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन में क्या होता है, हमारी मैपिंग है इन 3D सिस्टम से 2D पे हम जा रहे हैं वापस। दैट मीन्स कि कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट जो है वो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा 2 डायमेंशन में लाने के लिए। इट कुड बी जेड, इट कुड बी वाई, इट कुड बी एक्स। ठीक है, 2D में कन्वर्ट करना है हमें, राइट। अब 3D प्रोसेस मोर कॉम्प्लेक्स, 2D में हम लोगों के पास व्यू पोर्ट वगैरह था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्सिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। इस मिसमैच को कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास क्या है, या रिजॉल्व करने के लिए इस इशू को, हमारे पास प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या करते हैं, ये 3D ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं 2D प्रोजेक्शन प्लेन में। ठीक है, अब ये प्लेन मेरा वो प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन अब मेरा ऐसा प्लेन है जहां पे मुझे ये 2D इमेज मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट था, क्यूब था, ठीक है, इसकी मैंने जब इसको ट्रांसफॉर्म किया 2D में, इसकी जब मुझे 2D इमेज जिस प्लेन पे मिली है, ठीक है, सपोज यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है,
ये इसका एक एक वर्टेक्स मैंने मैप कर दिया, सामने वाला व्यू, जैसे मैं सामने सपोज में खड़े होकर देख रही हूँ, तो आई गेट दिस फ्रंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो बॉक्स है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस फ्रंट फेस ऑफ दिस क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये जिस प्लेन पे ऑब्टेन होगा, ये व्यू प्लेन आपका कहलाता है। व्यू प्लेन या फिर प्रोजेक्शन प्लेन, बोथ आर सेम। ठीक है, इसको आप प्रोजेक्शन प्लेन बोलोगे या व्यू प्लेन, जहां पे आपको ये 2D की इमेज मिल रही है आप अपने 3D ऑब्जेक्ट की, आपने जहां ऑब्टेन की है। ठीक है, एक ऐसा प्लेन जहां पे आपको 2D में इमेज मिली है अपने 3D ऑब्जेक्ट की, दैट विल बी नोन एज योर प्रोजेक्शन प्लेन। दिस व्यू प्लेन इज एनालॉगस टू योर कैमरा फिल्म। ठीक है, कैमरे में फिल्म पे जो आपकी इमेज कैप्चर होती है ना, तो उसको आप व्यू प्लेन मान के चलो, कहाँ इमेज फॉर्म हो रही है आपकी, या मोबाइल से क्लिक कर रहे हो तो मोबाइल की स्क्रीन अब आपकी व्यू प्लेन है, जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स यू एक्सटेंड इट इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, तो एक प्लेन मिल जाएगा, नॉट जस्ट सरफेस यू कैन से। एक रेक्टेंगुलर सरफेस की बजाय उसको पूरा एक्सटेंड कर दो एक्स वाई डायरेक्शन में, तो एक पूरा का पूरा प्लेन मिल जाएगा आपको। ठीक है, जहाँ पे आपका एक पार्ट पे, जिस प्लेन के छोटे से पार्ट पे आपका ये फ्रंट फेस जो है, उसकी इमेज ऑब्टेन हो गई, तो दैट इज नोन एज योर प्रोजेक्शन प्लेन या फिर व्यू प्लेन। ठीक है, अब 3D व्यू में आपके पास क्या होगा, सबसे पहला टर्म हम लोगों ने देखा व्यू प्लेन। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, सबसे पहला आपका जो व्यूइंग पैरामीटर है जो हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज योर व्यू रेफरेंस पॉइंट। अब देखो, वर्ल्ड फ्रेम जो था, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से हम लोगों ने व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स बनाए थे। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में से हम लोगों ने एक पार्ट ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट करके व्यू पोर्ट पे लेके गई थी मैं। ठीक है, 2D में। ठीक है, 3D में भी आपके पास वर्ल्ड सिस्टम है, तो सपोज दिस इज योर वाई डब्ल्यू, this is your xw, and this is your zw, denoting the xyz coordinates of the world coordinate system। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। ठीक है, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वर्ल्ड में। ठीक है, अब दूसरी चीज, जैसे सी, अंकित, if you want to say something you can unmute yourself। ये आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे खड़े होके देखोगे इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से आपको इस ऑब्जेक्ट का डिफरेंट व्यू मिलेगा। इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इट, आपको अलग व्यू मिलेगा। इफ यू स्टैंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो आपको इस ऑब्जेक्ट का देखो अलग व्यू मिलेगा। ऊपर से देखोगे अगर आप यहाँ से खड़े होगे, तो इस ऑब्जेक्ट का आपको कम्प्लीटली डिफरेंट व्यू मिलेगा। ठीक है, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है ये, अब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ क्यूब, कंसिडर दिस 3D ऑब्जेक्ट ऑफ एनी शेप। ठीक है, तो आप अलग अलग पॉइंट से खड़े होके, किसी भी पॉइंट में स्पेस में आप खड़े होके देखो 3D स्पेस में, तो यू विल गेट डिफरेंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, जहां से सपोज मैं यहाँ से खड़े होके देख रही थी इस ऑब्जेक्ट को, दिस इज माई व्यू पॉइंट, यहाँ से खड़े होकर देखूंगी तो ये मेरा क्या होगा, दिस विल बी माय व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट। जहाँ से खड़े होकर सब्जेक्ट को मैंने देखा, और ये जो कोऑर्डिनेट्स इसके एमिनेट होंगे यहाँ से। ठीक है, ये आपका व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर एक्स वी, दिस विल बी योर वाई वी, एंड दिस विल बी योर जेड वी। जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस किसका, व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ओरिजिनली आपका ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ठीक है, और जहां से आप खड़े होकर सब्जेक्ट को देखोगे या व्यू ऑब्टेन करोगे, दैट विल बी नोन एज योर व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट। अब द पॉइंट इज द सेंटर ऑफ आवर व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला पॉइंट हमारा सेंट्रल है, तभी यहाँ से आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारा व्यू रेफरेंस पॉइंट था, वो हमारा है व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये जो सेंट्रल पॉइंट, ओरिजिन जो है। ठीक है, अभी तक मैंने व्यू प्लेन डिस्कस किया, प्रोजेक्शन प्लेन या फिर जिसे बोलते हैं, और दूसरा व्यूइंग पॉइंट। ठीक है, सेकेंड वाज योर व्यूइंग पॉइंट। नेक्स्ट आपका जो पैरामीटर है या टर्म है, दैट इज योर व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर। अब आपके पास सपोज ये ऑब्जेक्ट था,
ठीक है, इसकी इमेज आप इस व्यू प्लेन पे ऑब्टेन कर रहे हो। ठीक है, इस नॉर्मल से व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट जो था आपका, उस पे जो, इफ दिस इज योर व्यू पॉइंट, ठीक है, जो नॉर्मल आपका ये जो व्यू पॉइंट है, इससे जो आपका, बेटा प्लीज ऑडियो, जो आपका व्यू प्लेन पे जो एक नॉर्मल वेक्टर आप ड्रॉ करोगे, दैट विल बी कनेक्टिंग योर व्यूइंग पॉइंट एंड योर व्यूइंग प्लेन, इसको आप नॉर्मल वेक्टर बोलते हो। ठीक है, व्यू प्लेन, नॉर्मल वेक्टर, व्यू प्लेन पे वेक्टर है जो आपकी व्यूइंग पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर 90 डिग्रीज जो बनाता है। ठीक है, यूजुअली प्लेन की डायरेक्शन देने के लिए यूज करेंगे हम। फिर द व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम द व्यू प्लेन टू द व्यू रेफरेंस पॉइंट। दिस वाज योर व्यू रेफरेंस पॉइंट, जो आपके व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन था। ठीक है, इसको कनेक्ट करो अपने व्यू प्लेन से, आपका व्यू प्लेन है ये। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करो इसको कनेक्ट करते हुए, दिस विल बी योर व्यू नॉर्मल वेक्टर। और ये जो डिस्टेंस है बीच में इस व्यू पॉइंट से लेके इस व्यू प्लेन तक का, लेट इट, लेट्स से दिस इज सम, दिस इज एट अ डिस्टेंस डी, व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन है, मेरा जो व्यू पॉइंट है, वो मेरा प्लेन से डी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम व्यूइंग डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड टर्म वाज योर नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, फोर्थ इज योर व्यूइंग डिस्टेंस। नॉर्मल वेक्टर इस व्यू प्लेन से रेफरेंस पॉइंट तक जाता हुआ एक नॉर्मल वेक्टर, एक वेक्टर जो 90 डिग्रीज बना रहा है व्यू प्लेन से। और कितने डिस्टेंस पर है आपका व्यूइंग प्लेन आपके व्यूइंग पॉइंट से, वो जो डिस्टेंस d होगा, आई हैव डिनोटेड इट बाय d, वो जो डिस्टेंस d है, दैट इज कॉल्ड एज योर व्यू डिस्टेंस। ठीक है, in other words we can say view plane is positioned at a distance d from the view reference point in the direction of the view plane vector। ठीक है, यहाँ देखो, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, वाई डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू जेड डब्ल्यू आपके वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट आपका यहाँ कहीं प्लेस्ड है। तो इस ऑब्जेक्ट से देखो, आपका ये जो व्यू प्लेन है जहाँ पे इसकी 2D इमेज फॉर्म हो रही है, वो ये वाला प्लेन है। ठीक है, ये जो ब्लैक में डिनोट कर रखा है, कितने डिस्टेंस पर है, ये डी डिस्टेंस पे है, ये पूरा जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज योर व्यूइंग डिस्टेंस। ठीक है, और एक ऐसा वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये ब्लैक में जो आपको प्लेन दिख रहा है, इससे आपका एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जो आपके व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट तक जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर, व्यू प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। व्यू प्लेन ये रहा आपका, इसका जो वेक्टर होगा दैट विल बी नोन एज व्यू प्लेन नॉर्मल वेक्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक, अब थ्री व्यूइंग की पाइपलाइन। सबसे पहले आपने जो ऑब्जेक्ट को अपना मॉडल किया था, 3D ऑब्जेक्ट, उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स। मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक क्या किया, इसके अपने कोऑर्डिनेट्स से इसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर दिया। ठीक है, नाउ दिस विल बी नोन एज द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक पॉइंट को मैं रेफर करूंगी इस इस नए सिस्टम के पॉइंट्स को लेके, एक्स वाई जेड से। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, दिस इज नोन एज योर मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने जो इसके ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन किया है उसके कोऑर्डिनेट्स से, दिस इज नोन एज योर मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब मेरे पास वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब मैं व्यूइंग पॉइंट जहां प्लेस करती हूँ, सपोज ये मेरा व्यूइंग पॉइंट था, अब इसके अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वी, वाई वी और जेड वी। ठीक है, जिस एंगल से मैं इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहूंगी, ठीक है, तो वहां पे मैं अपना कैमरा प्लेस करूंगी, जिस ऑब्जेक्ट की मुझे जिस एंगल से चाहिए या जिस पोजीशन से मैं फोटो उसकी क्लिक कर रही हूँ, लेट्स से। ठीक है, तो वहां पे मैं अपना कैमरा या मैं अपने फोन का कैमरा प्लेस करूंगी, तो वो जो पॉइंट जहां आपने कैमरा अपना प्लेस किया है, दैट इज योर व्हाट, योर व्यूइंग पॉइंट। ओके, वो आपका व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट है, उसका अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स अपने होंगे, तो वो क्या होंगे, आपके व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स।
अब आप जब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैप करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान करो, जब मैं व्यू पोर्ट पे लेके जा रही थी तो मैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन कर रही थी। मुझे क्या क्या ऑपरेशंस करने पड़े थे? बेसिक, जो मैंने बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे, which were your rotation, scaling and shearing and reflection। ठीक है, तो वो सारे कोऑर्डिनेट्स, वो सारे ऑपरेशंस आपके कहाँ लगेंगे? व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेप में। ठीक है, अब आपके पास व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स आ गए। वंस यू गेट दीज व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स on the, or you can say with reference to your viewing coordinate system, आपके पास व्यू कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब क्या करोगे? 3D ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, आपने डिसाइड कर लिया कितना पार्ट रखना है, क्लिपिंग वगैरह भी सारी नहीं होगी आपकी व्यू ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया है कि कितना पार्ट आपको ऑब्जेक्ट का रखना है, कौन से एंगल से आपको दिखाना है ऑब्जेक्ट, कितना पार्ट दिखाना है, कैसे दिखाना है। ठीक है, मतलब कौन से एंगल की ओरिएंटेशन आपने क्या रखी है, व्यू पॉइंट क्या है, कितने डिस्टेंस पर है। अब आप क्या करोगे? फाइनली उस 3D ऑब्जेक्ट को, अभी तक आपके पास 3D ही ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करने के पास आपके पास 3D ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे, क्लिपिंग करने के बाद भी आपके पास चाहे 2D ऑब्जेक्ट हो 3D ऑब्जेक्ट हो, एंड में आपके पास क्या आ रहे हैं? 3D कोऑर्डिनेट्स ही आएंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, रोटेशन में 3D तो मिल रहे थे आपको एंड रिजल्ट, एक एक आपका एक्स वाई जेड जो है वो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, राइट। तो अब आपको क्या करना है? फाइनली जब आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया 3D वाला, अब आप इसको क्या करोगे? इसकी 2D इमेज फॉर्म करोगे, ताकि अब आप इसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सको, अपने 2D डिस्प्ले स्क्रीन पे, आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। ठीक है, और फाइनली जो आपको अब 3D से 2D में कन्वर्ट करने के बाद जो प्रोजेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स। प्रोजेक्शन लगाने के बाद जो कोऑर्डिनेट्स मिले, प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप एज यूजुअल, वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन। वर्क स्टेशन में जो आपकी एंड डिवाइसेस है, उस पर आपको डिवाइस कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी पाइपलाइन आपकी 2D पाइपलाइन से सेम है। एक एडिशनल स्टेप है बस आपका, वो है व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स पे आपने प्रोजेक्शन लगाया है, टू गेट योर प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स डिवाइस पे जाने से पहले। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भर के आपने ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, क्लिपिंग वगैरह कर ली व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके बाद आप डिवाइस पे उसको भेजने की बजाय सबसे पहले क्या करोगे? उस 3D ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को आप मैप करोगे 2D डिस्प्ले के लिए। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर रहे हो? मैपिंग कर रहे हो, ताकि अब आप उस ऑब्जेक्ट को, जो आपने डिसाइड कर लिया है, या जितने भी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने थे, जितने आपको शेप में ट्रांसफॉर्मेशन करने थे, या जो भी आपको बेसिक उसमें ट्रांसफॉर्मेशन थे या फ्लिपिंग करनी थी, कितना पार्ट आपको उसमें से डिस्कार्ड करना था, कितना रखना था, वो सब आप व्यूइंग में कर चुके हो। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है? डिवाइस पे भेजना है। 3D के केस में आप सीधा सीधा डिवाइस पे नहीं भेज सकते, आप क्या करोगे? उन 3D कोऑर्डिनेट्स को 2D में मैप करोगे। ठीक है, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन बिटवीन, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इन प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स पे आप वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके यू कैन गेट योर डिवाइस कोऑर्डिनेट्स। डिवाइस कोऑर्डिनेट्स अब आपके डिवाइस पे फाइनली, आपका जो क्यूब था, सपोज फ्रंट व्यू था, क्यूब का फ्रंट व्यू आ गया। आपने हट ड्रॉ करी थी, उसका साइड व्यू चाहिए था, तो आपका हट का साइड व्यू आ गया आपको। आपका, आपने कोई बॉल बनाए थे या वट एवर, जो भी ड्रॉ किया था उसका आपको फ्रंट जो है व्यू मिल जाएगा। ठीक है, या वट एवर व्यू यू हैड डिसाइडेड। दिस इज योर 3D पाइपलाइन, बिल्कुल सेम है 2D से, बस एक एडिशनल स्टेप है व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वो है प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हम अपने 3D ऑब्जेक्ट्स को, जो हम मैप कर रहे हैं, जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं, जो हमारी एंड डिवाइसेस हैं, वो क्या है हमारी डिवाइसेस? वो हमारी 2D डिस्प्ले है, डिवाइसेस 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो मुझे इन 3D कोऑर्डिनेट्स को एक किसी फंक्शन की हेल्प से, या कोई एक ऑपरेशन लगा के मुझे उन्हें 2D में मैप करना होगा। उस ऑपरेशन को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, और जो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इस स्टेप के बाद, वो है मेरे प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स। रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस या रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस जो है आपकी, वो पूरी की पूरी सेम है पाइपलाइन की। ठीक है, जो हमने 2D में पढ़ी थी वही सेम 3D में है। ठीक,
अब अगर आपको देखो, ये जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से हम लोग ये यहाँ पे इस वाले स्टेप में वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स पे गए थे। ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट था, लेफ्ट में व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स पे गए थे। तो व्यूइंग कोऑर्डिनेट जो है आपका यहाँ पे है, देखो व्यू रेफरेंस पॉइंट, इसका एक्स वाई जेड अपना है। ठीक है, ये व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका। और ये जो बाहर बना हुआ है, दिस इज योर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको क्या करना है, मैपिंग करनी थी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जो विंडो टू हमने व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया था, 3D में क्या है ये व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से व्यूइंग कोऑर्डिनेट पे कैसे करेंगे। मैं क्या करूंगी, इस पूरे रेफरेंस फ्रेम को उठा के इस ओरिजिन पे ले आऊंगी। ठीक है, इस पूरे ये जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था, इसका जो ओरिजिन था व्यूइंग कोऑर्डिनेट का, इसके ओरिजिन को और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को मैंने कोइंसाइड करा दिया। ठीक है, कोइंसाइड कराया। सेकंड वाले डायग्राम पे आओ, ये देखो अब दोनों के ओरिजिन एक दोनों के दोनों ओरिजिन जो है दोनों सिस्टम्स के कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये जो एक्स वाई जेड व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के थे और एक्स वाई जेड जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं, मैं इन तीनों को अलाइन कराऊंगी, इन 6 को बल्कि आपस में। दोनों के y जो है उनको अलाइन कराया, दोनों के x x जो है उनको अलाइन कराया। इस x को और इस x को अलाइन कराऊंगी और इस z को और इस z को अलाइन कराऊंगी। मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के z एक्सिस को और व्यूइंग कोऑर्डिनेट के z एक्सिस को अलाइन कराया, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के y एक्सिस को और व्यूइंग कोऑर्डिनेट के y एक्सिस को अलाइन कराया, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के x एक्सिस और व्यूइंग कोऑर्डिनेट के x एक्सिस को मैंने अलाइन कराया साथ में। कैसे, तीनों के तीनों आपके वेक्टर्स थे। ये देखो, अगर मैंने तीनों के तीनों डायरेक्शन में व्यूइंग कोऑर्डिनेट के वेक्टर्स ले लिए, उन वेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन आप कर दो किसी एंगल से, आप रोटेट करके आप क्या कराओगे, y वाला देखो अब व्यूइंग कोऑर्डिनेट वाला y जो है अलाइंड है आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट वाले y से। ठीक है, z जो है दोनों के वो अलाइन हो गए, x जो है दोनों के वो अलाइन कर दिए। तो सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा, ट्रांसलेशन है आपके पास, z का रोटेशन किया, y का रोटेशन किया और x का रोटेशन किया। ठीक है, तो कंपोजिट मैट्रिक्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन की वो आपको एक पीसी मिल गई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स है आपकी व्यूइंग कोऑर्डिनेट वाली जो आपने ऑब्टेन करी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस व्यूइंग के लिए। लास्ट आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इस यूनिट के लिए, दैट इज योर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एज डिस्कस्ड क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3D ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशंस थी, हम लोग 2D में अब इस ऑब्जेक्ट को मैप कर रहे हैं। ठीक है, 2D में मैप कर रहे हैं मतलब 2D में उस 3D ऑब्जेक्ट की इमेज अब हम फॉर्म कर रहे हैं। वैसे प्रोजेक्शन, कन्वर्टिंग अ 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिफाइंड एज मैपिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोजेक्शन प्लेन और व्यू प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन या फिर उसी को मैं बोल सकती हूँ व्यू प्लेन भी। राइट, प्रोजेक्शंस दो टाइप के होते हैं मेन, ध्यान से देखो आप। एक हो गया आपका पैरेलल प्रोजेक्शन, एक होता है आपका पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन और पैरेलल प्रोजेक्शन में डिफरेंस ये होता है, एक आपके पास लाइंस होती हैं, जो व्यू प्लेन था, जो या व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट था आपके पास, एक रेफरेंस पॉइंट था व्यूइंग रेफरेंस पॉइंट, और ये आपके पास व्यू प्लेन है जिस पे आप इमेज फॉर्म कर रहे हो 2D वाली। ठीक है, आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट की जो लाइंस है ना, जो आप कनेक्ट करोगे इस व्यूइंग कोऑर्डिनेट में, आपके जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज आप सोचो यहाँ पे फॉर्म कर रहे हो इस प्लेन पे। ठीक है, इस प्लेन पे फॉर्म की, तो मान लो जैसे ये आपका प्लेन था। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया, तो आपको एक ये 2D ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, ये आपका 3D ऑब्जेक्ट था। ठीक है, आपको साइड व्यू सपोज ऑब्टेन करना था, ये वाला जो फेस है अपने ऑब्जेक्ट का, ये वाला जो फेस है ये ऑब्टेन करना था। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ यहाँ से अपना ये जो लाइंस है आपने एक एक वर्टेक्स से व्यूइंग प्लेन पे आपने प्रोजेक्ट की है। ध्यान से सुनो द टर्म्स दैट आई एम यूजिंग, एक एक वर्टेक्स से मैंने प्रोजेक्ट किया
एक एक वर्टेक्स को व्यूइंग प्लेन पे, ठीक है। अब ये जो लाइंस जो हैं ये सीधी लाइंस होंगी, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं आपकी, रेज, जैसे ऑप्टिक्स में रेज बनाते थे, ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स में याद करो, जो हमारी रेज थी ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं एक प्लेन पे, ये देखो रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो प्लेन आपका इमेज वाला प्लेन, जहाँ इमेज फॉर्म हो रही है वो आपका व्यू प्लेन है या प्रोजेक्शन प्लेन है, ठीक है। और ये जो रेज हैं जो ट्रैवल कर रही हैं इनको हम बोलते हैं प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स या फिर लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, लाइंस ऑफ प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्टर्स। अब ये प्रोजेक्टर्स क्या है, मुझे हेल्प करते हैं इस 3D ऑब्जेक्ट की 2D इमेज फॉर्म करने में, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्टर्स है इनकी नेचर पे आते हैं। ये जो प्रोजेक्टर्स है या लाइंस हैं आपकी, प्रोजेक्शन लाइंस हैं, ये प्रोजेक्शन लाइंस आपकी आपस में या तो देखो पैरेलल हो सकती हैं, जैसे इस केस में था स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, एक व्यू पॉइंट मैंने डिसाइड किया, उसके हिसाब से अगर मैं अपना जो अपनी लाइंस जो है मैं उनको मैप करूँ, ठीक है। एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, वहां से आपकी रेज ये डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब समझते हो, ये जितनी है रेज यहाँ से एमिनेट हो रही है, निकल रही है एक पॉइंट से, एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। और आपकी व्यू प्लेन पे अलग अलग एंगल से ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये कुछ थीटा एंगल से कर रही है, थीटा 2 से, ये वाली लाइन थीटा 3 से कर रही है, ये वाली लाइन थीटा 4 से कर रही है, ठीक है। तो ये जो दो टाइप के हैं, पहला वाला आपका है पैरेलल प्रोजेक्शन। लाइंस आपकी जो प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शन लाइंस हैं, जो प्रोजेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल है, स्ट्रेट लाइंस हैं, आपस में पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल होने का मतलब ये जितनी लाइंस होंगी आपकी व्यू प्लेन पे सेम एंगल से इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। सेम एंगल, एक एक रे जो है आपकी, एक एक प्रोजेक्टर जो है, एक एक लाइन जो प्रोजेक्शन लाइन है वो सेम एंगल से आपकी व्यू प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो टाइप का प्रोजेक्शन हुआ उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन, ठीक। और अगर आपकी रेज जो है अलग अलग एंगल से आपस में पैरेलल नहीं है, अलग अलग एंगल से आपका व्यू प्लेन जो है उसको इंटरसेक्ट कर रही है, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ह्यूमंस का जो है, ह्यूमंस का पर्सपेक्टिव विजन होता है, इसीलिए जब हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन करते हैं तो हमको हमें जो है एक इल्यूजन मिलता है डेप्थ का। ऐसा लगता है कि इमेज में मैंने ऑल्दो 2D ऑब्जेक्ट बनाया है जो मैं ऐसे ड्राइंग बनाती आई हूँ, ठीक है। सामने अगर मैंने क्यूब रख दिया, मैंने बोल दिया ये क्यूब है, आपको कैसे पता चलेगा दिस इज अ क्यूब? मैंने सिर्फ और सिर्फ क्यूब के एक साइड को प्रोजेक्ट किया पैरेलल लाइंस को यूज करके, ठीक है। मैं अगर बोल भी दूंगी दिस इज क्यूब तो आप एक बार को हो सकता है नहीं मानो दिस इज अ क्यूब। यही अगर मैंने थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करके मैंने साइड व्यूज भी दिखाए इसके, ठीक है, शेडिंग मैंने इसमें परफॉर्म कर दी, जो पीछे वाले एरिया से उनको डार्कन कर दिया, आगे मैंने लाइट सोर्स लगा दिया, ठीक है। और व्यू पॉइंट मैंने ऐसे रखा है अपना कि आई एम एबल टू सी अदर साइड्स एज वेल या वट एवर, ठीक है। तो ये जो रियलिस्टिक सा रिप्रेजेंटेशन आपको जो मिल रहा है, ये रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन आपको पर्सपेक्टिव में मिलता है कंपैरेटिवली, ठीक है। पैरेलल का जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा या पर्सपेक्टिव का, अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूँ तो इन पर्सपेक्टिव यू गेट अ मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब वापस आओ इस पे, पैरेलल पर्सपेक्टिव में डिफरेंस समझ में आया। पैरेलल प्रोजेक्शन में आपके पास जो प्रोजेक्टर्स होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, सारे के सारे सेम एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं आपके व्यू प्लेन को। जहां बल्कि आपका ये जो पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव वाले में आपके ये जो प्रोजेक्टर्स होंगे, लाइन जो है, प्रोजेक्शन लाइंस जो है, ये अलग अलग एंगल पे आपके इंटरसेक्ट कर रही है व्यू प्लेन को, ठीक है। बेसिक डिफरेंस पैरेलल और पर्सपेक्टिव में क्लियर। नेक्स्ट, पैरेलल में देखो, अब ये ठीक है, आपने बोल दिया पैरेलल लाइंस है और सारी की सारी आपके जो प्रोजेक्टर्स हैं या प्रोजेक्शन लाइंस हैं सेम एंगल पे स्ट्राइक कर रही हैं। इसके भी दो केसेस होते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइंस आपके 90 डिग्रीज बना रहे हैं व्यू प्लेन से, अगर ये सारे के सारे प्रोजेक्टर्स जो हैं परपेंडिकुलर है व्यू प्लेन से, ये प्रोजेक्टर जो है आपका परपेंडिकुलर है, सारे के सारे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस केस में आपका जो प्रोजेक्शन होगा वो पैरेलल
ऑर्थोग्राफिक कहलाएगा। ठीक है, पैरेलल क्योंकि जो नेचर है प्रोजेक्टर्स का, दीज प्रोजेक्टर्स और प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल इन नेचर। ठीक है। सेकंड, ये सारे के सारे रेज जो है प्रोजेक्टर्स हैं, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है व्यू प्लेन से, 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में आपका पैरेलल प्रोजेक्शन तो है ही है, पर पैरेलल में भी ऑर्थोग्राफिक टाइप का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक जब ये प्रोजेक्टर्स 90 डिग्रीज बनाएंगे। अगर 90 डिग्रीज के अलावा किसी एंगल पे स्ट्राइक करते हैं, सपोज ये आपका व्यू प्लेन है और ये सारे आपकी पैरेलल लाइंस ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं किसी एंगल पे, ऑफ कोर्स सबका एंगल तो सेम रहेगा, पर इस केस में नाउ इट विल बी नोन एज और इट विल बी कॉल्ड एज ऑब्लीक पैरेलल प्रोजेक्शन। ऑब्लीक नाम से पता लग रहा है, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक 90 डिग्रीज के लिए यूज करते हैं, परपेंडिकुलर जहां आता है हमारा टर्म, ठीक है, नॉर्मल जहां होती है लाइंस, तो आपके प्रोजेक्टर्स व्यू प्लेन से नॉर्मल है। ऑब्लिक आपकी जो प्रोजेक्टर्स हैं वो स्लांटिंग है, ऑब्लिक है व्यू प्लेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो कुछ एंगल बनाएंगे, कुछ एंगल पे सारे के सारे आपस में पैरेलल होंगे नो डाउट, पर पैरेलल होने के साथ साथ आपके ये आपस में पैरेलल तो है ही है, पर सेम एंगल पे ये किसी एंगल पे अदर देन 90 डिग्री पे ये स्ट्राइक करेंगे आपके व्यू प्लेन को या प्रोजेक्शन प्लेन को। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक में भी मल्टी व्यू, एक्सोनोमेट्रिक, दिस विल डिस्कस। ठीक है, with diagrams later. Axonometric में you have isometric, diametric, trimetric views. Oblique में आपके पास दो टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, कैवेलियर और कैबिनेट, जनरली जो हम लेके चलते हैं। ऑब्लिक में याद रखो स्लांटिंग होती है आपकी लाइंस, कुछ थीटा बनाती है। उसमें आपके पास दो मेन टाइप के प्रोजेक्शंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं, एक है कैवेलियर, एक है कैबिनेट। एक में आपका थीटा की वैल्यू इज 45 डिग्रीज, ठीक है। एक में इन द सेकंड वन यू हैव थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 63.4 डिग्रीज। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हम लोगों ने सेट कर रखे हैं कैलकुलेशन से, आगे देखेंगे क्यों और कैसे यूज होते हैं या क्या काम है इन वाले का, ठीक है, इन प्रोजेक्शंस का। बट अभी के लिए आप देखो, पैरेलल में दो टाइप के पैरेलल प्रोजेक्शंस होते हैं, ऑर्थोग्राफिक और ऑब्लिक। पैरेलल जहां आपके प्रोजेक्टर्स पैरेलल हैं सारे के सारे आपस में, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक पैरेलल उस टाइप का पैरेलल प्रोजेक्शन जिसमें आपके प्रोजेक्टर्स व्यू प्लेन से 90 डिग्रीज बनाएंगे। ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन जहां आपके प्रोजेक्टर्स जो हैं वो किसी एंगल पे हैं, आपस में पैरेलल है पर किसी एंगल पे स्ट्राइक करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे आपके प्रोजेक्शन प्लेन को। ऑब्लिक में दो टाइप, कैविलियर और कैबिनेट। जब आपकी थीटा की वैल्यू जिस पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टर्स, जब अगर वो 45 डिग्रीज बनाएंगे तो कैविलियर, अदरवाइज कैबिनेट में यू हैव 63.4 डिग्रीज। ठीक है, थीटा की वैल्यू। पर्सपेक्टिव में यू हैव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। ठीक है, डेफिनेशंस आर गिवन हियर। प्रोजेक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन जो मैपिंग हम 3D से 2D में कर रहे हैं। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जहां पे आप आई प्लेस करोगे या फिर अपना कैमरा जहां आप प्लेस कर रहे हो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन अगर पर्सपेक्टिव में देखो, दिस इज योर सीओपी। सीओपी आई सीओपी हम यूज करेंगे पर्सपेक्टिव वाले में, ठीक है, दैट इज योर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे आपके प्रोजेक्टर्स देखो जहाँ कन्वर्ज हो रहे हैं जिस पॉइंट पे या जिस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, ये पॉइंट जो है आपका जहाँ पे ये प्रोजेक्टर्स मीट कर रहे हैं, दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, पैरेलल वाले के लिए इनफाइनाइट पे जाता है, दिस इज पैरेलल लाइंस नॉट। तो अभी आपका पर्सपेक्टिव वाले से समझो, दिस इज द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से आपकी लाइंस एमिनेट हो रही हैं, डायरेक्ट हो रही हैं, डायरेक्ट होना शुरू हुई हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। पोजीशन ऑफ द आई और द कैमरा विद रिस्पेक्ट टू द प्रोजेक्शन इज परफॉर्म्ड, to which the projection is performed, also known as your eye point या camera point या projection का reference point. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द आई और द कैमरा अज्यूम टू बी इनफाइनाइटली फार अवे। ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन या आपका व्यू प्लेन जिस पे हम इमेज परफॉर्म करके प्रोजेक्शन मिल रहा है हमें, जिस 3D ऑब्जेक्ट का जहां हम प्रोजेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, प्रोजेक्शन इमेज जहां मिल रही है 2D वाली, ठीक है, उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्टर्स जो आपकी लाइन है, प्रोजेक्शन लाइंस हैं जो आपके कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिनल स्पेस से ओरिजिनेट हो रही हैं और प्रोजेक्टेड स्पेस में जा रही हैं। प्रोजेक्टेड स्पेस आपका व्यू प्लेन पे, व्यू प्लेन पे आपको प्रोजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से
ऑब्जेक्ट से आपके प्रोजेक्शन प्लेन तक जो लाइंस जा रही हैं, दोज आर नोन एज योर दोज लाइंस आर नोन एज योर प्रोजेक्टर्स। ये जो रेज हैं, दीज आर नोन एज योर प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन लाइंस या प्रोजेक्टर्स। ठीक, पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव, this we'll discuss in detail in the next class. Please stay online. I have to take the attendance. अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो यू may ask. किसी को किसी सब टॉपिक में डाउट है? हेलो यस मैम। मैम जो 3D बीम ट्रांसफॉर्मेशन और 3D ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? बेटा, 3D ट्रांसफॉर्मेशन आपके बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। जैसे मान लो मुझे एक बॉक्स दिखाना है, मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। उसकी इमेज मुझे क्लिक करके मुझे अपने डिस्प्ले पे रखनी है, ठीक है। अब सपोज जैसे डायमेंशंस मेरी 2D में याद करो, जब वैरी कर रही थी, तो जो मैंने पिक्चर, अगर आपको याद हो, क्रॉप करी थी, एक वर्ल्ड, एक सीनरी में से क्रॉप करी थी, याद है? यस मैम। है ना? तो उसको मैंने व्यू पोर्ट पे दिखाने के यस लिए, मैम। मुझे याद करो, मेरे व्यू पोर्ट की जो डायमेंशंस थी वो अलग थी, तो मुझे उस पिक्चर को स्ट्रेच करना पड़ा था। डू यू यस रिमेम्बर? मैम। तो यस मैम। वहां पे कौन से आपके आपके ट्रांसफॉर्मेशन लगा था आपका? स्केलिंग करनी पड़ी थी मुझे एक्स डायरेक्शन में। क्लिपिंग। क्लिपिंग, क्लिपिंग तो बच्चा वो हो गया कि आपने डिसाइड किया कि कौन सा पार्ट लिया है। उस ऑब्जेक्ट को देखो, वो जो मैंने पार्ट क्रॉप किया था, क्रॉप करने के बाद मुझे उसे व्यू पोर्ट के विंडो जो थी, जो जो बॉक्स मैंने बनाया था व्यू पोर्ट वाला, उसमें फिट करने के लिए भी उस सीनरी को मुझे उसे स्ट्रेच करना पड़ा था, है ना? तो वहां पे आपकी यस कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगी थी? स्केलिंग लगी थी। ठीक है, सपोज मुझे उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाना हो सकता है, जैसे आप अपना कैमरा जब आप देखो, सेल्फी वाला यूज करते हो, फ्रंट कैमरा यूज करोगे, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपको अपना जो इमेज जो ऑब्टेन कर रहे हो वो मिरर इमेज है या आपको दूसरा नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो आप देखो उसमें आपको रिफ्लेक्शन भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। कभी ये यूज करके देखना, कैमरे में एक सेटिंग होती है, देखिए कभी ट्राई करके। वहां पे देखो यस कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है आपका, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो ये जो बेसिक आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको ऑब्जेक्ट पे करने हैं अपना व्यू डिसाइड करने से पहले, ठीक है, ये जो बेसिक आपके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, अभी तक आपने पिक्चर क्लिक नहीं करी है पर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे अपनी पिक्चर जो है वो कैसे ऑब्टेन करनी है। मिरर इमेज चाहिए मुझे अपनी, जो मैं सेल्फी क्लिक कर रही हूँ, या फिर मुझे नॉर्मल इमेज चाहिए जो इस कैमरे से दिख रही है। ठीक है, अभी तक मैंने पिक्चर क्लिक नहीं करी है, करने से पहले। तो यहाँ जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं ऑब्जेक्ट पे, जो आप मैनिपुलेशन करोगे, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे आप बेसिक जितने चेंजेस कर रहे हो। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन मतलब क्यूब की, मान लो मैंने शेप चेंज करके क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। कितनी सारी ऐसी शेप्स होती हैं जो मैं मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपने ऑब्जेक्ट के जो वर्टिसेस हैं उनको मैं चेंज करके मैंने एक शेप नहीं बना ली। पॉलीगन की शेप चेंज करके मैं उसे स्टार शेप बना दिया, ठीक है। तो आपका 3D ऑब्जेक्ट का काम यहाँ आता है, 3D ट्रांसफॉर्मेशन का, जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। नो डाउट क्लिपिंग भी आपका एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में से है, वो पार्ट डिसाइड करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट रखना है दिखाने के लिए। हो सकता है मैं पूरा का पूरा बॉक्स दिखाना चाहूँ अपना, या मैं अपनी फोटो अगर खींच रही हूँ तो हो सकता है मैं अगर सेल्फी ले रही हूँ तो मुझे अगर अपना फुल बॉडी की फोटो चाहिए या फिर मुझे सिर्फ फेस की फोटो चाहिए, ठीक है। या अगर ग्रुप है, आप ग्रुप में सेल्फी क्लिक कर रहे हो तो कितने लोगों को आपको रखना है, कितना पार्ट पीछे का आपको जो बैकग्राउंड में आ रहा है वो डिस्कार्ड करना है, वो जब आप डिसाइड करते हो, ठीक है, अपने कैमरे को आप ऐसे ओरिएंट करोगे या जूम इन कर लोगे, आपका पीछे का बैकग्राउंड जो है एक्स्ट्रा हट गया, सिर्फ आप लोगों पे फोकस्ड है, तो यहाँ आपकी क्लिपिंग आती है, ठीक है। और इसकी जो ये जो आपका ये है प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन में ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट जो था, अब जो 3D में डिफाइंड था, वो जो बॉक्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्यूब है या क्यूबॉइड है, आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है मुझे आधा क्यूबॉइड दिखाना है, ठीक है, क्लिपिंग कर ली, क्यूब से मैंने क्यूबॉइड बना दिया बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करके, सपोज स्केलिंग करके, ठीक है।
उस क्यूबॉइड को मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ आधा दिखाना है, डिस्प्ले कराना है, तो फिर वो क्या हो गया आपका, क्लिपिंग हो गया। कि आधा आपको डब्बा दिखाना था, सिर्फ आधा बॉक्स दिखाना था, क्लिपिंग हो गई। अब इस क्लिपिंग की फोटो आप क्लिक करने जा रहे हो। यहाँ पे आपका ये जो एक एक वर्टेक्स था, जो आपने आधे डब्बे के एक एक वर्टेक्स जो लिए थे, अब आप उनको इन ऑब्जेक्ट जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे, अब आप उनको सिर्फ या तो एक्स वाई प्लेन में दिखा दो, या वाई जेड प्लेन में दिखा दो, या एक्स जेड प्लेन में दिखा दो। एक डायमेंशन कम करके आपको दिखाना है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन लगेगा। ठीक है, ओके इज इट मैम। क्लियर ना? अभी आगे प्रोजेक्शन डिटेल में देखेंगे, तो आई विल गिव मोर एग्जांपल्स, थोड़ा डायग्राम से इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, ओके मैम। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ओके।